नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हमारी प्रैक्टिस चल रही है डेली सीरीज, इसमें हम लोग जो है डेली 10 प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं, अलग अलग दिन पर अलग अलग सब्जेक्ट को लेते हैं। उसी सीरीज में जो है हमारा आज का दिन जो है ये ज्योग्राफी का है और ये 17वां लेक्चर है, ठीक है। और ज्योग्राफी का तीसरा लेक्चर है। तो देख लेते हैं आज के प्रश्नों को। हाँ, तो पहला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, कर लेते हैं विचार। क्या है पहला ऑप्शन? पहला ऑप्शन है कि पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक निरंतर है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई पूर्वी घाट से अधिक है। और ऑप्शन 3 क्या है कि पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो पहला नंबर तो आपको जानना हो चाहिए पश्चिमी घाट पूर्वी घाट कहाँ पे स्थित है। तो ये हो जाता है अपना प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा अपना पश्चिमी घाट हो जाता है और ये पूर्वी घाट हो जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक निरंतर है। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, जैसे गोदावरी हो गई और ये कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ठीक है, ये सारी हो गई। तो ये बीच बीच में यहाँ पे कटा हुआ होगा, ठीक है, और भी बहुत जगह पे कटा हुआ है। तो ये निरंतर कहाँ से हो जाएगा? तो कटा पिटा है। तो पहला ऑप्शन आपका कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई पूर्वी घाट से अधिक है। हाँ, जाहिर सी बात है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है क्योंकि ये निरंतर और सतत है, ठीक है। तीसरा क्या है कि पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर है। हाँ, ये समानांतर है क्योंकि इसकी ऊंचाई भी अधिक है और इधर कोई ऐसी नदियाँ ज़्यादा नहीं हैं कि इसको काट के जा रही हूँ, ठीक है। नर्मदा ताप्ती हैं तो वो ऊपर हो जाती हैं, पश्चिमी घाट में थोड़ा सा ऊपर निकल जाती हैं। तो ये पश्चिमी घाट जो है सतत रूप से पाया जाता है। तो इसके केवल ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। सबसे पहले हम बात करेंगे अरब सागर कहाँ पे है। ये मान लेते हैं अपना प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा। तो इधर हो जाएगी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये हो जाएगी बंगाल की खाड़ी, ये हो जाएगा अपना अरब सागर, ठीक है। तो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो गोदावरी की बात करें तो गोदावरी यहाँ से त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकल कर इधर बंगाल की खाड़ी में जाती है। महानदी की बात करें तो ये यहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है, ठीक है। और अगर बात करें कृष्णा की तो कृष्णा यहाँ कर्नाटक से होकर जो है महाराष्ट्र कर्नाटक से होती हुई इधर बंगाल की खाड़ी में जाती है। पर नर्मदा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की सिया अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकल करके ये इधर जाती है अरब सागर में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सब पूर्वी घाट की होके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अगले प्रश्न की बात करें क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित का सही सुमेलन कीजिए, ठीक है, सही मिलान कीजिए। एक तरफ दर्रे दिए गए हैं, दूसरी तरफ हमारे राज्य या क्षेत्र दिए गए हैं। तो बात करें नाथुला दर्रा क्या सिक्किम में स्थित है, सिपकिला दर्रा क्या हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जोजिला दर्रा क्या लद्दाख में स्थित है, बोमडिला दर्रा क्या अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो हाँ, अगर बात करें तो ये चारों के चारों सही हैं। अगर बात करें नाथुला और जेलेपला, ठीक है, नाथुला हो गया और एक जेलेपला हो जाएगा, ये दोनों दर्रे हो जाएंगे सिक्किम में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सिपकिला हो गया, ये दोनों सिपकिला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और लद्दाख की बात करें तो जोजिला हो गया, बुर्जिला हो गया, पीर पंजाल हो गया, ये सब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एरिया में आते हैं। पर पर्टिकुलर इसकी बात करें जोजिला की, जोजिला हो गया और बनिहाल हो गया। बनिहाल कौन सा? बनिहाल। तो ये सारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में थे, तो ये लद्दाख में हो जाएगा, ठीक है, जोजिला। और बोमडिला की बात करें तो ये भी सही है, ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के और दर्रों की बात करें तो एक तो बोमडिला हो जाएगा, दूसरा यांग्याप हो जाएगा, दिफू हो जाएगा, ठीक है, पांगसाड हो जाएगा, पांगसाड, ये सारे दर्रे कहाँ के हो जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश के। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 प्रमुख शाखाएं, ठीक है, 2 प्रमुख शाखाएं, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, ये दोनों शाखाएं होती हैं। अगला ऑप्शन क्या कहता है
कि पश्चिमी घाट अरब सागर शाखा की वर्षा को प्रभावित करता है। और बात करें तमिलनाडु, ऑप्शन 3 हो जाएगा। तमिलनाडु को दक्षिण पश्चिम मानसून से ही अपनी अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम अपना वर्षा का पैटर्न देखेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया और इधर बंगाल की खाड़ी अरब सागर से होते हुए ये ऐसे मानसून आता है बारिश करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से टकराता है जब, तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो ये ऐसे टकरा के ये ऐसे इधर चला जाता है, तो ये हो जाती है कौन सी, इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी शाखा, क्यों शाखा? क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रहा है। और दूसरी शाखा यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। चूँकि यहाँ पे जो है ये पश्चिमी घाट होता है, तो पश्चिमी घाट के समानांतर ऊपर जाती है, ठीक है, ऐसे। तो इसको हम बोल देते हैं अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो इधर चली जाती है, एक इधर चली जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि पश्चिमी घाट अरब सागर की शाखा की वर्षा को प्रभावित करता है। जाहिर सी बात प्रभावित करता है, क्यों करता है? देखो ये अपना पश्चिम घाट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ये अपना पश्चिम घाट हो जाएगा। तो जब यहाँ से बारिश, जहाँ से वर्षा टकराती है, तो क्या है कि इतनी ऊंची पहाड़ी है कि वर्षा इसके इस क्षेत्रों में कम हो पाती है, बहुत कम होती है, वृष्टि छाया प्रदेश होता है। और इसके समानांतर ऊपर ऊपर चढ़ती चली जाती है और इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश कराती है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। और फिर यहाँ से होकर नर्मदा घाटी से निकल के इधर और इधर 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करती है। ऑप्शन 3 क्या कहता है कि तमिलनाडु को दक्षिण पश्चिम मानसून से ही अधिकांश प्राप्त होती है वर्षा। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा है, ठीक है। तो जब ये यहाँ तमिलनाडु के तट से टकरा कर ये सीधे ऐसे निकल जाती है, और चूँकि तमिलनाडु यहाँ पे है, तो ये इधर से तो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, और ये बंगाल की खाड़ी शाखा का जो पानी है ये तमिलनाडु में बारिश करके सीधे मेघालय होकर बारिश करता है, और फिर यहाँ से दिल्ली होते हुए निकल जाता है बारिश, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तमिलनाडु में बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से बिल्कुल होती ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका एकदम कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। अगर बात करें तमिलनाडु की वर्षा की, तो यहाँ पे वर्षा होती है जब लौटता हुआ मानसून या मानसून जो वापस आता है, उत्तर पश्चिम मानसून जिसको हम लोग बोलते हैं, उस मानसून से बारिश होती है। तो तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है, ना कि दक्षिण पश्चिम से, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। तो इसकी बात करें कपास के लिए, तो कपास के लिए जो है ऐसी मिट्टी की ज़रूरत होती है जो पानी को अपने अंदर जमा करके रखे, निचोड़ के रखे या स्टोर कर पाए ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। क्योंकि कपास को लॉन्ग टर्म तक पानी की आवश्यकता होती है, और इसको ठंडी के क्षेत्र और धूप दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इन सभी विशेषताओं के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए काली मिट्टी को ही दूसरा नाम क्या दे दिया गया है, कपासी मिट्टी, ठीक है। इसको काली या कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मृदा। इसको चरनोजम बोलते हैं, क्या, चिरनोजम मृदा। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसका कलर भी थोड़ा सा रेड होता है, रेडिश, ठीक है, ब्लैक एंड रेडिश। तो इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, ठीक है। इसको हम लोग Fe बोल देते हैं, आयरन। और चूंकि इसके कण, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर, तो इनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है, बहुत घना, इतना घना होता है कि इसके मिट्टी के कण बहुत ही ठोस और बहुत ही आपस में चिपके हुए होते हैं बालू की अपेक्षा। तो इसमें क्या है, पानी जो है स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा टाइम तक होती है, इसीलिए तराई क्षेत्र में काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। तो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगी, काली मिट्टी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये नाम भी इसके याद रखने, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। इसमें से हमको गलत युग्म निकालना है कि दक्कन का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, क्या है, देख लेंगे अभी हम। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार खनिज संसाधनों की समृद्धि है, ठीक है। ऑप्शन सी मालवा पठार मध्य भारत में है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, डी मेघालय का पठार जो कि हिमालय का भाग है। तो हम लोग इसका डिस्कशन ऐसे देखेंगे, ये मान लेते हैं कि हमारा भारत हो जाएगा प्यारा, ठीक है, ऐसे ही रफली मान लेना। तो क्या बात करते हैं हम, इसमें क्या क्या पूछा गया है कि दक्कन का पठार, ठीक है।
तो हम लोग क्या कहे, ये प्रायद्वीपीय भारत के ही ये इतने क्षेत्र को दक्कन बोलते हैं, ठीक है, दक्कन का पठार बोलते हैं। तो ये क्या है, दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय भारत है, बिल्कुल सही बात हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, छोटा नागपुर पठार खनिज संसाधनों के लिए। छोटा नागपुर पठार यहाँ झारखंड में स्थित है और झारखंड को रूर प्रदेश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। रूर जर्मनी का एक क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा खनिज में फेमस है, इसलिए झारखंड, जिसको छोटा नागपुर पठार कहते हैं, यहाँ पे स्थित है। तो ये खनिज क्षेत्रों में सबसे संपन्न है, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 क्या है, मालवा का पठार। तो मालवा का पठार यहाँ पे स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश क्षेत्र में, पूरी तरह से मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि मध्य भारत का क्षेत्र है, तो ये भी सही हो जाएगा। पर ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। क्या बोला है कि मेघालय का पठार जो है हिमालय का क्षेत्र है, तो नहीं, मेघालय का पठार जो है यहाँ पे गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ पड़ती हैं मेघालय में, और ये प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है, ना कि हिमालय का क्षेत्र। तो ऑप्शन डी गलत हो के यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, कि अगला प्रश्न ये है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, कर लेते हैं विचार। कि पहला ऑप्शन है, प्रवाल भित्तियाँ सामान्यतः उष्ण एवं उथले समुद्री जल में विकसित होती हैं। ठीक है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि प्रवालों के विकास के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। और ऑप्शन 3, सुंदरबन भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। अगर बात करें प्रवाल भित्ति, ठीक है, प्रवाल भित्ति, ठीक है, प्रवाल भित्ति। तो प्रवाल भित्ति क्या होते हैं, ये एक प्रकार के जीव होते हैं, ठीक है। अगर बात करें प्रवाल भित्ति के विकसित होने के लिए कौन सा जीव या जो है जीवाणु के कारण जिसके ऊपर ये बैठ के या जिसके ऊपर ये सहजीवी का संबंध बना के विकसित होते हैं, तो उसका नाम होता है जूजेंथली, जूजेंथली, ठीक है, जूजेंथली। और अगर इनकी विकसित होने की बात करें तो ये गर्म उष्ण, ठीक है, गर्म एवं उथला। और उथला मतलब ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, 200 मीटर के नीचे, 200 मीटर से ज़्यादा गहरे जल में ये नहीं पाए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। और टेम्परेचर की बात करें, जल का टेम्परेचर, तो इनका हाईएस्ट 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इनको टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। और इनके लिए स्वच्छ जल चाहिए होता है, गंदा जल नहीं, स्वच्छ जल में विकसित होते हैं, ठीक है। स्वच्छ थोड़ा सा खारा जल होगा तो उसमें विकसित हो जाएंगे, ठीक है। अगर इनके क्षेत्र की बात करें भारत में, तो भारत में अगर ये सुंदरबन दिया गया है ना, सुंदरबन, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सुंदरबन जो है मैंग्रोव के लिए फेमस है, मैंग्रोव, ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति के लिए फेमस हो जाएगा, ना कि प्रवाल के लिए। प्रवाल की बात करें तो कच्छ की खाड़ी हो जाएगी, ठीक है, कच्छ की खाड़ी हो जाएगी, मन्नार की खाड़ी हो जाएगी तमिलनाडु में, ये गुजरात के आसपास हो जाएगी, मन्नार की खाड़ी हो जाएगी जो कि तमिलनाडु के आसपास हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, थोड़ा बहुत लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द की बात करें, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वहाँ पे स्थित है, तो ये सबसे बड़ी माना जाता है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, ठीक है। तो भारत में ये सारे क्षेत्र हो जाएंगे, सुंदरबन नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी ताप्ती हो जाएगा, या सुबनसिरी हो जाएगा, साबरमती हो जाएगा, या पेरियार हो जाएगा। हम बात करते हैं ताप्ती की, तो ये अपना हो जाएगा प्यारा भारत, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना, ज़्यादा मैप पे मत जाना कि बहुत अच्छा क्यों नहीं बन पा रहा है, बस नॉर्मल से याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से निकल करके ये अपनी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, और यहाँ पे गिर जाती है। तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हो जाती है, एक तो मानस हो जाएगी, सुबनसिरी हो जाएगी, तीस्ता हो जाएगी, जो कि बाईं तरफ से आती हैं, और इधर दाईं तरफ से आती हैं, बाईं तरफ से दिहांग, दिबांग, सिकांग, लोहित, धनसिरी, कोपली, ये सारी सहायक नदियाँ किसकी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी ब्रह्मपुत्र की। बाकी अगर बात करें ताप्ती, तो ताप्ती नदी यहाँ अमरकंटक पठार से निकल करके ये अरब सागर में जाती है, ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश से होकर जाती है। अगर बात करें साबरमती, तो ये राजस्थान में आंतरिक नदी है साबरमती, ठीक है, जो कि अरब सागर की साइड आती है। पेरियार की नदी बात करें तो केरला में पेरियार नदी निकलती है, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुबनसिरी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्या हो जाएगा
कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत की अगर बात करें अरावली, तो सबसे प्राचीन, भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। ठीक है, प्राचीनतम वलित फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, कैसा फोल्डिंग माउंटेन है। ठीक है, अगला हिमालय की बात करें तो ये नवीनतम, कौन सा, नवीनतम वलित पर्वत है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। माउंट फूजी की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, ये जापान में है, जो कि कौन सा, ये ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका सही, ज्वालामुखी पर्वत। एंडीज की बात करें तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका से हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी सी मकर रेखा भारत से होकर गुजरती है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि क्या हो जाएगी, ये हमारी पृथ्वी हो जाएगी और ये 0 डिग्री रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोल देते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोल देते हैं। ठीक है, इक्वेटर। और उत्तर में 23.5 डिग्री और दक्षिण दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री। ठीक है, 23 डिग्री 1/2 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री, नॉर्थ साउथ, इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। ठीक है, और दक्षिणी रेखा को बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो अगर बात करें, क्या कह रहा है पहला ऑप्शन कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। हाँ, ये देखो ना, यहाँ से उत्तर में उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा और बीच में 0 डिग्री या भूमध्य रेखा हो जाएगी, तो ये सही बात है। ठीक है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। हाँ, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है हमारा भारत की स्थिति हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ये हमारी स्थिति हो जाती है भारत की, तो यहाँ पर भारत के राज्य गुजरते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। पर मकर रेखा भारत से थोड़ी गुजरती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कि यहाँ से कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ झारखंड, और फिर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, फिर इधर अपना हो जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन कौन सा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो हमारे आज के 10 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को मिल सके। ठीक है, बाकी यही बोलेंगे, स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट और अचीव योर सक्सेस। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।